स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 का जो सब्जेक्ट हम कर रहे हैं पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसकी यूनिट 4 है, इसका चैप्टर नंबर 2 है, उसको डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लोक शिकायतों का निवारण। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो सूचना का अधिकार अधिनियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी कि जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के प्रश्नों का समय पर जवाब देना अनिवार्य बनाता है। यानी कि ये एक ऐसा एक्ट है जो अगर कोई भी नागरिक सरकारी सूचना पाना चाहता है तो उसको जवाब देना अनिवार्य बनाता है, उसको मतलब कंपलसरी करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना एवं लोकतंत्र में लोगों के लिए कार्य करना है, ठीक है। यानी कि लोगों को सशक्त, उनको मजबूत बनाना, क्योंकि लोगों के पास अगर जानकारी होगी तो वो अपने आप सशक्त बनेंगे। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, ठीक है, सरकार सही काम कर रही है गलत काम कर रही है तो ये जो जितना भी निर्णय लेने का जो हक है वो जनता के पास होना चाहिए। तो पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हमारी पूरी होनी चाहिए, जवाबदेही यहाँ पे होनी चाहिए सरकार की कि वो जनता को जवाब दे सके ये काम क्यों किया जा रहा है, क्या फायदा होगा, ठीक है। और भ्रष्टाचार को रोकने और लोकतंत्र में लोगों के लिए काम करने के लिए ये इसको लाया गया था। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग की स्थापना का भी प्रावधान है। यानी कि 2-3 आयोग की स्थापना के बारे में इसमें बताया गया था, जो कि एक होगा केंद्रीय सूचना आयोग और दूसरा है राज्य सूचना आयोग, जो कि हर राज्य का अपना अपना अलग सूचना आयोग होगा। अब की समस्याएं क्या है इसके इम्प्लीमेंटेशन में, कार्यान्वयन में समस्याएं कहाँ पे हैं। तो लोक सूचना अधिकारी का जो शत्रुतापूर्ण रवैया होता है वो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि ये एक ऐसा अधिकारी होता है जो लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे बैठा होता है, ठीक है। हर विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी होता है, तो वो एक शत्रुतापूर्ण रवैया करता है, लोगों के साथ में अच्छे से बिहेव नहीं करता है। तो ये सबसे पहली इम्प्लीमेंटेशन है, अपने आप को ही वो सबसे ज्यादा सुप्रीम मान लेता है। उसके बाद है जो अधिनियम होता है उसमें कुछ प्रावधान होते हैं तो उनका गलत स्पष्टीकरण होता है इस अधिकारी के द्वारा। लोग होते हैं भोले भाले, जनता होती है भोली भाली, उनको अपने जो नियम होते हैं, जो उनके अधिकार होते हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, ठीक है। वो इन अधिनियमों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, उनमें जो भी प्रावधान होते हैं उनको अच्छे से समझ नहीं पाते, तो ये कुछ लोग होते हैं उनका गलत स्पष्टीकरण करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। जनहित और निजता के अधिकार में स्पष्टता का अभाव। यानी कि ये जो अधिकार है, ये जो अधिनियम है वो निजता के अधिकार में और जनहित का जो अधिकार होता है उसमें यहाँ पे कुछ भी स्पष्ट नहीं करता क्या चीज निजी होगी क्या चीज जनहित में होगी, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये है खराब जो बुनियादी ढांचा है उसको उपलब्ध करवाता है, ठीक है। फिर राजनीतिक यहाँ पे इच्छा शक्ति होती है, उसका यहाँ पे अभाव रहता है, लोग काम करने के लिए इच्छुक नहीं रहते, ठीक है। फिर अनुरोधों की अस्वीकृति, यानी कि कुछ अनुरोध ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ ये कह के वापस कर दिया जाता है कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये एक निजी है, निजता देश के लिए एक निजी मामला है, इसलिए हम इसको शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। उसको वापस कर दिया जाता है। और लास्ट में आवेदकों के खिलाफ हमले और धमकियां। यानी कि अगर कोई भी अगर चाह रहा है, जैसे सपोज करो कोई गांव वाला है और वो अपनी पंचायत में क्या क्या काम हुआ है वो जानना चाहता है, तो अगर वो आरटीआई डालता है तो उसके खिलाफ हमला होता है, उसको धमकियां दी जाती हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कुछ जो कि इम्प्लीमेंटेशन में आती है आरटीई के। सूचना का अधिकार है उसमें कौन कौन से प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी की बात की गई है। तो सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन
कमीशन, फिर है राज्य सूचना आयोग और तीसरा होता है लोक सूचना अधिकारी। अब जो केंद्र सूचना आयोग है उसको अभी हम पढ़ेंगे। राज्य सूचना आयोग हर राज्य का अपना अलग अलग होता है और लोक सूचना आयोग हर एक विभाग में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति को, ये सूचना का अधिकार जो अधिनियम है उसमें इसका प्रावधान है, ठीक है। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको उपलब्ध करवाने के लिए वहां पे उत्तरदायी होता है। अब बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की। तो केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत की गई है। यानी कि ये जो आयोग है उसकी स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम के जितने भी प्रोविजंस हैं उनके द्वारा की गई है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि एक सरकारी निकाय है जिसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है और इसको भंग किया जा सकता है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, यानी कि एक जो मेन इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है वो होता है, और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसकी जो नियुक्ति होती है समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। एक समिति बनाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, उसके बाद में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है, और विपक्ष में जो लोकसभा का नेता होता है वो होता है। एक मंत्री होता है जो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और एक न्यायाधीश होता है या फिर उसका कोई भी एक उसके द्वारा मनोनीत एक आदमी होता है। तो ये 5-6 लोगों की एक समिति होती है जो कि सिफारिश करती है और राष्ट्रपति फिर नियुक्त करता है केंद्रीय सूचना आयुक्त को। फिर बात करते हैं लंबित मामलों की। तो वर्तमान में 26 सूचना आयोग के पास लगभग 3,15,000 शिकायतें लंबित हैं, यानी कि 3,15,000 शिकायतें ऐसी हैं जो कि अभी भी लंबित हैं, जिनका कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। वर्ष 2019 में लंबित अपीलें और शिकायतों की संख्या 2,18,347 थी, जो 2022 में बढ़कर 3,14,323 हो गई। सबसे जो अधिक लंबित मामले हैं वो महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में। ये है डेटा 2022 का, ठीक है। अब बात करते हैं लोकपाल की। लोकपाल यानी कि ओम्बड्समैन। भ्रष्टाचार की जांच के लिए लोकपाल एक साधन के रूप में काम करता है, यानी कि भ्रष्टाचार करप्शन की अगर हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए लोकपाल एक हेल्पर के रूप में काम करता है। लोकपाल संस्कृत भाषा के शब्द लोक तथा पाल से बना है, जहाँ पे लोक का अर्थ होता है जनता और पाल का अर्थ होता है संरक्षक। इसलिए इसे जनता का मित्र कहते हैं, और कहते हैं जो जनता के प्रहरी के रूप में कार्य करता है, यानी कि उसका जो बॉडीगार्ड होता है उसके रूप में काम करता है, जो जनता का जो भी पैसा वगैरह होता है उसके लिए काम करता है। लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने का पद है, यानी कि एक ऐसा पद है जो बड़े बड़े लेवल पे जो भी व्यक्ति बैठे होते हैं, बड़े बड़ी पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठे होते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं तो उनको सुनने का और उस पर कार्रवाई कर सके, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसी शक्तियां भी दी जाती हैं, और ये एक जनता का मित्र होता है जो जनता के एक प्रहरी के रूप में, एक गार्ड के रूप में यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब इसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और उसको देखते हैं। लोकपाल यानी कि ओम्बड्समैन की जो आधिकारिक शुरुआत है वो 1809 में स्वीडन में हुई थी, ठीक है। स्वीडन में सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1968 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल की सिफारिश की थी भारत में। 1968 में लोकपाल बिल को लोकसभा में पारित किया गया तथा ये बाद में फिर रद्द हो गया था। यह बिल संसद में कुल 9 बार पेश किया गया था, ठीक है, और हर बार ये रद्द होता रहा। फिर 27 दिसंबर 2011 को यह बिल लोकसभा द्वारा अपनाया गया और यह संसद के दोनों सदनों में लोकपाल व लोकायुक्त बिल 2013 पारित हुआ, और 16 जनवरी 2014 को यह कानून पूरे देश में लागू हो गया था, ठीक है। तो ये पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है छोटा सा। अब बात करते हैं इसका क्या क्या क्षेत्राधिकार रहेगा, कौन कौन से लोग इसके अंदर में आएंगे जिसके खिलाफ ये काम कर सकता है। वर्तमान में भूतपूर्व प्रधानमंत्री यानी कि जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो, और जो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो, संघीय सरकार के वर्तमान व भूतपूर्व मंत्री यानी कि जो भी मिनिस्टर हैं, चाहे कैबिनेट का हो चाहे सेंट्रल का मिनिस्टर हो, वो सारे के सारे इसमें आएंगे, जो अभी हैं वो भी, और फॉर्मर जो भी मिनिस्टर होते हैं वो। संसद के जितने सदस्य होते हैं वो सभी इसमें आते हैं। किसी भी बोर्ड, निगम, निकाय, समाज, ट्रस्ट के जो निदेशक होते हैं वो सारे के सारे आते हैं। केंद्र व राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्था के अधिकारी।
केंद्र द्वारा या फिर जो हम कह सकते हैं सेमी गवर्नमेंट होते हैं, जो कि जिसमें फंड देने का काम सरकार करती है और बाकी सारा मैनेजमेंट होता है जो प्राइवेट होता है। तो वो सारे के सारे लोग इस लोकपाल के अंदर आते हैं, लोकपाल उन पर कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिटीजन चार्टर की। तो नागरिक घोषणा पत्र जन सेवाओं से संबंधित विभागों के लिए जारी किए जाते हैं। यानी कि जो नागरिक घोषणा पत्र होते हैं, जो जितनी भी पब्लिक सर्विसेज होती हैं उनसे संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए जारी किए जाते हैं। नागरिकों को प्रदान की जाने वाली प्रतिबद्धताओं का एक दस्तावेज होता है। यानी कि अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको एक मेन्यू कार्ड मिलता है, उसमें आपको जितने भी वहाँ पे सर्विसेज दी जानी होती हैं, तो जितने भी आपके फूड आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे लिखे होते हैं। और फिर लास्ट में आपको एक बिल पे किया जाता है, बिल दिया जाता है, जिसमें आपकी जितनी भी सर्विसेज वगैरह होती हैं कि क्या क्या हुआ, किसका कितना पैसा लगा, एक वो दिया जाता है। तो आप उस चीज को इस चीज से कनेक्ट कर सकते हो कि वो एक चार्टर की तरह काम करता है, जहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको रेस्टोरेंट में प्रोवाइड करवाई है, आप उसके बदले में पैसा दोगे। तो इसी तरह से जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो एक लिस्ट निकालते हैं कि हम ये सर्विसेज जनता को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो वो होता है सिटीजन चार्टर। जो सार्वजनिक सेवाओं को नागरिक द्वारा सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है कि सरकार सार्वजनिक सेवाओं के प्रति उत्तरदायी है। यानी कि ये लाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है जिससे कि जो नागरिक हैं वो संतुष्ट रह सके, सुनिश्चित रह सके कि जो सरकार है वो हमारे भले के लिए काम कर रही है। जो नागरिक अधिकार पत्र है वो लोगों के लिए सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये जो सिटीजन चार्टर होते हैं वो जो सर्विसेज होती हैं उसमें क्वालिटी एनहेंस करने की कोशिश करते हैं। नागरिक घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य लोक सेवा के संदर्भ में नागरिकों को सशक्त बनाना है। यानी कि नागरिकों को अगर हम ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे लोक सेवा के उद्देश्य की दृष्टि से, यानी कि पब्लिक सर्विसेज में अगर लोगों की जो ज्यादा भागीदारी रहेगी तो हमारा जो प्रशासन है वो अच्छे से काम करेगा। अब यहाँ पे कुछ ही सिद्धांत बताए गए हैं कि लोक सेवा वितरण में कौन कौन से सिद्धांत रहने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गुणवत्ता, यानी कि जो भी सर्विस हम दे रहे हैं उसकी क्वालिटी किस तरह की है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, रोल प्ले करता है। अगर हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो जो जनता है उसका विश्वास हम पर अच्छा बना रहेगा। ठीक है, फिर चयन या फिर हम कह सकते हैं एक उसको विकल्प देते हैं हम उसको कि हमें अलग अलग तरह के जो भी विकल्प होते हैं वो जनता को देने चाहिए और जनता की मर्जी होगी कि वो कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। ठीक है, अब विकल्प जब चुन जाता है तो जो भी प्रक्रिया हम अपनाते हैं वो मानक होनी चाहिए, यानी कि एक स्टैंडर्ड तरीके से हम उस चीज को प्रोवाइड करें। ऐसा ना हो कि हम अलग अलग तरीके से अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको चलाते हैं। तो हमें एक स्टैंडर्ड रूल बनाना चाहिए कि हम इसी तरह से सारी की सारी जो सुविधाएं होती हैं वो देंगे। अब जब हम दे रहे हैं तो जवाबदेही भी हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर प्रशासन कोई भी गलती करता है तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? जो सेवा वितरण कर रहा है, और सेवा वितरण में ब्यूरोक्रेसी आती है, ठीक है, हमारी कार्यपालिका आती है। तो ये चीजें यहाँ पे इसको स्पष्ट करती हैं जवाबदेही को। लोग अगर प्रशासन से कोई गलत काम हो जाता है तो उसके लिए क्षमा मांगने का काम ये लोक सेवा वितरण का जो पूरा सिस्टम होता है उसको करना चाहिए, कार्यपालिका को करना चाहिए। अब यहाँ पे मूल्यों को समायोजित करना चाहिए। मूल्य यानी कि जैसे नैतिक मूल्य हो गए, लोकतांत्रिक मूल्य हो गए, सामाजिक मूल्य हो गए। ठीक है, इस तरह से लोगों के साथ में अच्छी तरह से बर्ताव करना चाहिए। खुद को भगवान नहीं मानना चाहिए यहाँ पे ऊपर बैठ के, और जो भी जनता चाहती है उसके लिए काम करना जाना चाहिए यहाँ पे। फिर आता है पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको जनता से छुपा के नहीं काम करना चाहिए, जनता के भले के लिए काम करना चाहिए। तो ये जो जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो जनता तक अवश्य पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो ये है लोक सेवा वितरण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। अब भारत में सिटीजन चार्टर है उसकी क्या क्या कमियां हैं? वैसे सिटीजन चार्टर है अच्छा, लेकिन भारत में इसकी क्या कमियां है एक बार उसको देखते हैं। सहभागी तंत्र का अभाव है यहाँ पे, यानी कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये एक सिस्टम का हमें यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। यहाँ पे खराब प्रणाली है, और जो भी हम सर्विसेज देते हैं, सामग्री देते हैं वो अच्छी नहीं है। मतलब कहने का मतलब है क्वालिटी जो हम दे रहे हैं ना सर्विसेज की वो अच्छी नहीं है। जन जागरूकता का यहाँ पे अभाव है।
पब्लिक अवेयर नहीं है अपने राइट्स को लेके, अब उसकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसको लेके। परामर्श का अभाव है, यानी कि जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकारी होते हैं वो अपनी मनमर्जी का काम करना चाहते हैं। यहाँ पे वो कोई भी गाइडेंस लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, और कोई गाइडेंस देना नहीं चाहता है। तो गाइडेंस लेने का और देने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभाव है। इसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। और वितरण के मानकों की परिभाषा का अभाव है, यानी कि जिस तरह से भी हम लोक सेवा को हम दे रहे हैं, जिस प्रक्रिया को हम अपना रहे हैं, वो मानक नहीं है, एक स्टैंडर्ड नहीं है जैसा कि उसके सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए था। लेकिन वो यहाँ पे मानक उसकी परिभाषा है नहीं वितरण की, तो इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। फिर उत्साह की कमी है, लोग जिस मकसद से आते हैं पब्लिक सर्विस में वो कम नहीं कर पाते और एक टाइम के बाद उनका उत्साह है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो उत्साह है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए, तभी हम प्रशासन को एक अच्छा रूप दे सकते हैं। तो यहाँ पे उत्साह की कमी की वजह से भी सिटीजन चार्टर में कमियां आ जाती हैं, ठीक है। तो ये है मुख्य भारत में सिटीजन चार्टर की कमियां। बात करते हैं ई गवर्नेंस की, यानी कि ई प्रशासन की। तो ई गवर्नेंस से तात्पर्य सरकारी कार्यों और व्यवसायों में आईसीटी का उपयोग करने से। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आईसीटी का उपयोग करने से है जिससे सरकार को स्मार्ट गवर्नेंस के रूप में परिवर्तित किया जा सके, यानी कि सरकार के जितने भी कार्य होते हैं, उनके जितने भी व्यवसाय होते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स होते हैं, मीडिया होती है, उसका ही उपयोग करते हैं और सरकार को हम एक स्मार्ट गवर्नमेंट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ई गवर्नेंस सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों के द्वार पर सार्वजनिक सेवा प्रदान करने एवं सरकार के संपर्क में बदलाव लाती है, यानी कि जिस तरह से भी जो सरकार होती है जो सेवाओं को प्रदान करती है उसमें संचार का उपयोग करा जाए, उसमें सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए और सरकार से हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं उसमें बदलाव लेके आती है। पहले हम सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में लगते थे, तो हम सरकार से कनेक्ट करते थे लाइनों में लग के, लेकिन अब क्या होता है, अब सिर्फ एक बुकिंग करो और सिलेंडर घर पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। उसके बाद में और भी कई सिस्टम होते हैं और भी प्रशासन में कई सारे बदलाव आते हैं जिससे कि सरकार से हम संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। तो इस तरह से इसमें कुछ परिवर्तन आए, वो एक एग्जाम्पल होता है ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस का उपयोग शासन को अधिक व्यापक बनाता है, यानी कि अब ये देखो, अगर जो भी प्रशासन है वो लोगों की जरूरतों को एक ऑफलाइन के उसमें पूरा करता है, ऑफलाइन पूरा करता है, लोग वहाँ पे आके उनके ऑफिस में आके सब काम कर रहे हैं, तो जो भी प्रशासक है वो कितना काम कर पाएगा, वो सिर्फ लोगों की जितनी भी शिकायतें होती हैं उनको काम कम कर पाएगा, उनको निवारण कर पाएगा। लेकिन अगर लोग वहाँ पे आ नहीं रहे हैं और घर बैठे लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो जो भी प्रशासक होता है उसको टाइम मिलता है तो वो अच्छे से अच्छा काम कर सकता है, उसको एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मिल जाता है जिससे कि वो काम कर सकता है और शासन को एक व्यापक स्तर पर लेके जा सकता है। बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेवा केंद्रों के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिए अपने इलाके में सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराना इसका मकसद होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जो सीएससी सेंटर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो सरकारी सेवाएं होती है उनको आम आदमी के लिए अपने इलाके में सस्ती कीमतों पर उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके, यानी कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, उसकी एबिलिटी है वो हमें दिखती रहे और एक जो ट्रस्ट वाली जो बात होती है वो जनता और गवर्नमेंट के बीच में हो, तो उन चीज़ों को इंश्योर किया जा सके, इसलिए ई गवर्नेंस लेके आया है, ठीक है। अब बात करते हैं ई गवर्नेंस के अलग अलग जो डायमेंशंस होते हैं, आयाम होते हैं, उनके बारे में। तो 4 आयाम होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है G2G, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है, जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है, दो डिपार्टमेंट के अंदर का जो काम होता है वो सारा का सारा ऑनलाइन होता है, तो वो होता है G2G। फिर आता है G2C, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि जो एक सरकार होती है और एक होती है नागरिक,
तो इन दोनों के बीच में जो भी कार्यों का जो वितरण होता है वो G2C के अंतर्गत आता है। G2B में आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि जितने भी बिजनेसेस वगैरह ऑपरेट होते हैं, गवर्नमेंट उनको किस तरह से परमिशन देती है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने का जो काम होता है वो G2B के अंदर में आता है। फिर आता है G2E, इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए उनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह आती हैं वो सारी की सारी G2E के अंदर में आती है। ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपकी बुक में था इसलिए मैंने इसको करवा दिया, ठीक है। अब क्या क्या विशेषताएं हैं ई गवर्नेंस की, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्मार्ट गवर्नेंस होती है ना, स्मार्ट गवर्नमेंट में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे भी सेम वही है, हम भी एक चीज देखते हैं यहाँ पे स्मार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे स्मार्ट में सबसे पहले जो एस है वो स्मॉल है, यानी कि जो भी प्रोसेसेस वगैरह हम ब्यूरोक्रेसी में अपनाते हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम स्मॉल कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। फिर आता है मॉरल, यानी कि नैतिकता होती है। भ्रष्टाचार को खत्म करने का हम यहाँ पे लक्ष्य रखते हैं, नैतिकता की भावना को लेके आते हैं, लोग के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, अच्छी तरह से उनको लोक सेवा का वितरण करेंगे। फिर आती है अकाउंटेबिलिटी, जिसको बोलते हैं जवाबदेही की भावना यहाँ पे विकसित की जाती है इसके अंदर में। फिर आता है रिस्पॉन्सिव होता है, यानी कि योजना को जनता के सामने रखा जाता है, उससे फीडबैक ली जाती है और हम एक रिस्पॉन्सिव वे में काम करते हैं, फीडबैक लेते हैं और उसको एक रिस्पॉन्स के रूप में देखते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, तब जाके हम लोक सेवा का वितरण करते हैं। फिर आती है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि उसमें पारदर्शिता रहती है, नीति निर्माण कार्य में, निर्णय में यहाँ पे पारदर्शिता रहती है। शासन, प्रशासन और ICT का एकीकरण होता है, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ICT होता है, वो सारा एक साथ मिलकर काम करता है। शासन की गुणवत्ता और सुधार सरकारी सेवाओं की पहुंच को सरल बनाता है, यानी कि अगर जो भी हम गवर्नमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट है वो, उसमें जो भी हम सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं उसमें क्वालिटी अच्छी है, उसमें सुधार अच्छा हो रहा है, तो उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होना पसंद करेंगे। तो इसी से शासन में अगर गुणवत्ता है, उसमें सुधार हो रहे हैं, तो सरकारी सेवाओं की जो पहुंच होती है उसको सरल बनाया जा सकता है, उसमें भ्रष्टाचार बहुत कम होगा। तो ठीक है, बात करते हैं इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, यानी कि उसकी क्या क्या कमियां हैं। तो यहाँ पे ई साक्षरता का अभाव है, यानी कि लोग इतने ज़्यादा अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुए हैं जितना उनको होना चाहिए था। तो ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा लैक है, सबसे बड़ी कमी है कि वो ई साक्षरता को इतने बड़े लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। फिर ICT जो है, आधारभूत संरचना की कमी है यहाँ पे, जो भी गैजेट होते हैं वो अलग अलग जगह पे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर होता है। साधनों का स्थानीय भाषा में उपलब्धता का अभाव रहता है, यानी कि जो भी लोकल लैंग्वेज में, जैसे ट्राइबल अगर हम उसमें जाते हैं तो वहाँ पे उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है तो वो उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होता है। शहरों में ICT का अत्यधिक उपयोग किंतु कानूनों को पुनर्परिभाषित नहीं किया गया है, यानी कि शासन में ICT का जो अत्यधिक उपयोग है वो तो हम करते ही हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम सबसे ज़्यादा ICT का उपयोग करने लगे हैं, लेकिन जो कानून है, जो जितने भी पिछले कानून है उनको अभी तक बदला नहीं गया है। सूचनाएं सरल एवं बोधगम्य नहीं होती हैं, जो भी सूचनाएं वगैरह आती हैं वो बहुत ज़्यादा हमें एडवांस लगती हैं, ठीक है। एक तो वो वैसे ही ऑनलाइन होती है, ऊपर से हमें थोड़ा सा हमारा मन भी अगर नहीं होता है तो इस तरह से वो हमें और ज़्यादा हार्ड लगती हैं। तो सूचनाएं जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सरल नहीं होती है, वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ई गवर्नेंस सरकार और नागरिक को जोड़ पाने में असक्षम है, इसीलिए इसमें संगठनात्मक संरचनाओं में सुधार करना होगा। अब ई गवर्नेंस है वो सरकार और नागरिकों को जोड़ नहीं पा रही है अच्छी तरीके से, जितने अच्छी तरह से उसको जोड़ना चाहिए। तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या चाहिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्ट्रक्चर होता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनमें सुधार बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ऐसी ऐसी स्कीम्स लेके आई जाएं जिससे कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर सके, उनकी जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनको डिजिटलाइज वे में लोगों तक पहुंचाया जा सके, जितनी भी स्कीम्स होती हैं लोग उनमें एनरोल कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो सुधार होते हैं उनको करके ई गवर्नेंस की जितनी भी कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। अब आज की इस वीडियो में इतना ही है और ये हमारी यूनिट 4 है वो खत्म हो गई है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप क्लब स्नातक भवन सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।